ओके जी, सबको नजर आ रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल मॉडल कंप्लीट कर लिया था, याद है आप सबको? यस सर। अच्छा, आज आगे जाने से पहले एक छोटी सी हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एन ओक ट्री एंड बर्च ट्री सिंस 1950 आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल्स। अब इस केस में आपके पास दो टेबल्स हैं और इनके दरमियान उनकी ब्रांचेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी थी, वो उसका रिकॉर्ड आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपने एक्सक्यूज मी, इन दोनों टेबल्स के लिए अप्रोप्रिएट मॉडल जनरेट करना है जो कि इस सारे डेटा को बेस्ट फिट कर सके। सो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें, फिर मैं आपके साथ मिलकर इसको सॉल्व करता हूं और देखिए कि अभी तक जो हमने डिस्कशन की वो कहां पे इसमें फिट होती है। अभी तक हमारे पास लीनियर मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल है जो हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लीनियर मॉडल जो है वो कहाँ पे यूज हो सकता है और कहाँ पे यूज होता है, और दूसरा आपके पास था जो सर एक्सपोनेंशियल मॉडल है जी। सर ओक वाला लीनियर है मॉडल बनने का, और जो ब्रिज ट्री है वो जो है एक्सपोनेंशियल। वो कैसे? सर क्योंकि उनकी जो ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कुछ टाइम के बाद, और ठीक है। उनकी ओक जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा, अब मुझे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वाकई जो आप बात सही करें तो वो लीनियर मॉडल क्या है और वो एक्सपोनेंशियल मॉडल क्या है? लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ओक ट्री की। अच्छा, जब मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम बताया था कि एक्सपोनेंशियल मॉडल और लीनियर मॉडल में फर्क क्या था, याद है? उसके अंदर हम लोगों ने कैसे हमने कहा था आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियल मॉडल से सेट होगा ज्यादा बेहतर, या फिट होगा, या फिर लीनियर मॉडल से। तो उन सारी चीजों के सामने रखें तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया था? आपको कहा था कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेबरिंग वैल्यूज। आपने इंश्योर करना है, इंश्योर डेटा इज इन ऑर्डर। मतलब ये ना हो कि आपको डेटा पता चले बाद में कि आपका ऑर्डर में नहीं था और आप नेबरिंग वैल्यूज को पिक करते। नेबरिंग वैल्यूज का एग्जैक्टली मतलब ये है कि आपके पास डेटा इन ऑर्डर हो अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अभी इस केस में हम पहले ओक ट्री के केस में डिस्कस करते हैं। हम पहली दो नेबरिंग वैल्यूज, इसमें ऑफ कोर्स आपके पास डेटा जो है वो ऑर्डर में है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो इस केस में आपके पास जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं इनके दरमियान डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं, इट टर्न्स आउट टू बी 12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेबरिंग वैल्यूज की बात करूं तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 13 आ रहा है, और उसके बाद जो वैल्यूज हैं उसमें वैल्यूज आ रहे हैं 11, और फिर से अगर देखें तो 12। सो अगर मैं इस इन सारी वैल्यूज को कहूँ तो ये अप्रोक्सीमेट करूं तो आई कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली 12 is the difference between the neighboring values. So that seems like the difference is kind of a consistent, और इस consistency की वजह से I can say that कि I can use linear model to fit this data. So because oak tree is showing consistent, ये बल्कि कंसिस्टेंट से भी बेहतर वर्ड है कि कांस्टेंट कह देता हूं, कांस्टेंट difference between neighboring values, therefore can be
it with linear model। ठीक है जी। अच्छा, अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लीनियर मॉडल इसके लिए यूज करता हूँ, लीनियर मॉडल होगा क्या? अगर आपको याद हो, लीनियर मॉडल की जो जो जनरल फार्मूला था वो था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो इस केस में m और c को हमने आइडेंटिफाई करना है। c वाज द इंटरसेप्ट एंड m वाज द स्लोप। जी, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताइए कि m और c की क्या वैल्यूज होंगी। हाँ सर, सी तो 12 आएगा आई थिंक। C12 आ रहा है, G12 कैसे आ रहा है? क्योंकि सर कांस्टेंट जो हमारे पास एक वैल्यूज आ रही है ना, वो देख रहे हैं ना, डिफरेंस जो हमारे पास आ रहा है। C was y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? जहां पे आपके पास x की वैल्यू 0 होती है ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे c को? c की वैल्यू जल्दी से बताओ। 34। 34। और x तो रहेगा x। m की क्या वैल्यू होगी? मैंने कहा था जो डिफरेंस होता है वही आप जो है स्लोप के तौर पे आप यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर 3 units of change on x axis you are getting 12 units of change on y axis। ये मतलब है ना। फिर आपने 3 यूनिट्स का चेंज की बात की तो यू आर गेटिंग अगेन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 12 यूनिट्स ऑफ चेंज ऑन y axis एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस केस में m जो है इट कैन बी यूज्ड एज द डिफरेंस कैन बी यूज्ड एज अ m, बट इस केस में यूनिट डिफरेंस की बात हो रही है, सिर्फ डिफरेंस की बात नहीं हो रही। आई कैन नॉट राइट 12 ओवर हियर, मतलब आप टेम्प्ट हो रहे होगे कि मैं 12 यहाँ पे लिख दूं। सो ये 12 अगर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई इज दैट? क्योंकि ये कोई बता सकता है क्यों ये गलत है? यार माइक अपना ऑफ करके पेज आप करो यार, जो भी कर रहे हैं। जी सर वो क्योंकि हमारे डिफरेंसेस बिटवीन पॉइंट्स ये 12 11 13 कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है ये है? मतलब एग्जैक्ट 1 to 1 नहीं है। एग्जैक्ट 1 to 1 नहीं है एग्जैक्टली। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, ये आप कहना चाह रहे हो कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है वो 3 का है, वो 1 का नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जो कहा था कि डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करते हो और अगर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर फॉर यूनिट चेंज आपके पास अगर कंसिस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं ऑन वाई एक्सिस, देन यू कैन स्ट्रेट अवे यूज इट एज अ स्लोप। इन दिस केस क्या कहना पड़ेगा? क्योंकि वो यूनिट आपके पास चेंज ऑफ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट चेंज इन वाई। बिल्कुल, ये इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखिए इसका क्या मतलब है। आप 0 से 1 जब जाते हो तो आपका वाई एक्सिस के ऊपर जो चेंज आता है, जो भी चेंज आएगा वो, सॉरी, अगर एक यहाँ पे है और दूसरी वैल्यू यहाँ पे है तो ये आपका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर मैं यूनिट की जगह इसको उठा के इसको 3 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि आपका 0 से 3 यानी कि 3 यूनिट्स एक्स की चेंज करने पे आपके पास चेंज ये आ रहा है वाई पे। तो इस केस में आपके पास जो यूनिट चेंज है वो आपका कहां पे आएगा? वो यहां पे कहीं पे आएगा जहां पे 1 है। वो कैसे आएगा कि ये चेंज टोटल, ये जो भी चेंज है, लेट्स कॉल इट 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 3 आपको कह रहा होगा कि हर यूनिट चेंज यानी कि 0 से 1 पे जाने पे आपके पास 4 यूनिट ऑफ चेंज आएगा, 1 से 2 पे जाने पे मजीद 4 यूनिट यानी 4 + 4 8 आएगा, फिर 1 मोर 3 पे जाने पे आपके पास चेंज टोटल 12 हो जाएगी। बात समझ आ गई सबको? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज
unit change over here, which will be slope, which is also 4 in this case. So this is your linear model for that. इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका वो आप उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, क्या 46 minus 34 any 2 points divided by 3 minus 0 which is 3 in this case. So it will turn out to be 12 divided by 3 which is equals to 4 which is equals to m. So this is same way of doing it. ठीक है, समझ आ गई सबको? अगर आपने इसको वेरीफाई करना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्लग इन एनी वैल्यू. लेट्स से अगर आपने कोई क्या करें 6 प्लग इन करते हैं, 6 अगर मैं इसमें प्लग इन करता हूं तो 24 6 के अगर 24 प्लस 34 क्या बनेगा जी? बल्कि इसको यहाँ पे यूं लिख देता हूँ, y of 6 is 24 plus 34 which turns out to be 8 58 बनता है शायद, ये 6 के अगेंस्ट, तो यहाँ पे 59 है. तो आपके पास जो एरर है वो आपका 1 वैल्यू का आ गया, और ये आपका एज ए अगर आप रेजिडुअल्स प्लॉट करोगे तो आपको ये स्मॉल एरर वहां पे रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा हो. ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आ गई जी? यस नो तो करो. यस सर. अच्छा जी. इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर, जो आपका राइट ट्री है, सॉरी राइट टेबल है. राइट टेबल के ऊपर आपके पास है बर्च ट्री कह लेते हैं. बर्च ट्री के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास जो वैल्यूज है वो 0, 8 एंड सो ऑन. अब इस केस में दोबारा से हम डिफरेंस चेक करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो तो शायद 25 है, पर इससे अगले डिफरेंस की बात करें तो दिस इज वे लार्जर देन 25. सो इसका मतलब है लीनियर मॉडल जो है वो हम इस केस में फिट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस केस में आपके पास वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है या डिफरेंस है. बट याद रखो एक चीज कि आपने एक्स एक्सिस को भी देखना है. ये सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अगर 0, 10 और यहाँ पे अगर 200 होता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डेटा लीनियर को फिट हो जाता. हालांकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 25 से बहुत ज्यादा है. उसका रीजन क्या है कि आप इसको अगर आप इसकी प्लॉट करते हो तो इसका ये मतलब है कि आपका एक वैल्यू जो थी वो 0 थी, दूसरी 10 थी, और तीसरी आपकी कहीं जाके 200 यहाँ पे आ रही है. तो आपने पहली वैल्यू यहाँ पे पिक की, दूसरी वैल्यू आपने कहीं यहाँ पे पिक की, और तीसरी वैल्यू 200 की कहीं यहाँ पे जाके आ रही है. तो अब इन दोनों के दरमियान तो आपका डिफरेंस छोटा सा है, पर इसमें और इसके दरमियान डिफरेंस आपका काफी ज्यादा होगा. हालांकि लीनियर मॉडल ही है, पर वो फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास एक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है. ये मेरी बात समझ आ रही है ना सबको जो मैं बात कर रहा हूँ? तो देयर इज अ चांस कि ये आपका अभी भी लीनियर मॉडल के थ्रू ही फिट हो. समय ये मैं एक्स एक्सिस की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए. कैसे नो तो करो यार, तुम लोग कमेंट किया करो, मुझे बताया करो कि समझ आ गई या नहीं आई, तो तब भी पूछा करो. सर ये तो आप फिर से एक्सप्लेन कर दें काइंडली. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 10 का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 190 का है. ठीक है ना? अब इस केस में हो ये रहा है कि आपके पास x के ऊपर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके y एक्सिस पे भी डिफरेंस बहुत बड़ा है. अब ये अगर 10 का मैं डिफरेंस सी नॉर्मल यूज कर रहा था जो इस वक्त है, तो इस केस में तो मैं इसको लीनियर मॉडल के थ्रू फिट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इस केस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है 10 यूनिट्स ऑफ चेंज के लिए आपके पास पहली दफा 25 है और दूसरी दफा 25 से बहुत बड़ी वैल्यू है. तो इसका ये मतलब आई कैन नॉट फिट इट यूजिंग दिस. बट अगर मेरे पास ये टाइम के ऊपर 0 और 10 और इससे अगली वैल्यू 200 होती, तो इस केस में अब 10 यूनिट्स का डिफरेंस नहीं आ रहा. पहली दफा 10 था, दूसरी दफा 190 है, और 190 कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 25 से बहुत बड़ी डिफरेंस आ रहा है, विच इज फाइन. क्यों? उसका रीजन ये है कि आपके पास जब एक्स आपने इतने आगे चले गए हैं तो इस केस में लीनियर मॉडल के अंदर भी ये वाला डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ये मैं बात कर रहा हूँ, समझ आ गई? ओके सर, ठीक है. अच्छा सर आप कह रहे हैं कि हम वाई एक्सिस की जंप्स इतने बड़े बड़े ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं? नो, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही डेटा सेट आपका रहता
इसके अंदर एक्स एक्सिस में मैं इस पॉइंट के ऊपर इंस्टेड ऑफ 20 मैं इसको 200 कर देता, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान डिफरेंस 10 है, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू का डिफरेंस 190 है ना। समझ आ गई है ना? तो आप ये कहते हैं कि 10 डिग्रीज या 10 सॉरी डिग्रीज कह रहा हूं बार बार, 10 यूनिट्स ऑफ चेंज ऑन एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो चेंज आई है ऑन वाई एक्सिस 25 है, जबकि अब इस केस में अगली जो जंप है वो आपकी 10 की नहीं है, वो 190 की है। 190 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जंप जो है वो 25 से काफी बड़ी है, विच इज रीजनेबल इन लीनियर मॉडल, क्योंकि आपने एक्स की पहली दो वैल्यूज यहां से लेकर अब यहां तक इतनी बड़ी एक्स को जंप दे दी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जंप वैल्यू यहां से भी बड़ी हो सकती है। मैं इससे भी ये बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि 128 इस लीनियर मॉडल के ऊपर फिट हो जाए और ये आपका लीनियर मॉडल के थ्रू ही डेटा फिट हो रहा हो, क्योंकि आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जंप्स बहुत बड़ी आ रही हैं। होपफुली मेरी बात आप समझ आ गई? यस सर। ओके, अब जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर ऑफ कोर्स जो मैं बात कर रहा हूं वो होल्ड नहीं करती। जब वो होल्ड नहीं करती तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर हम लीनियर मॉडल यूज नहीं कर सकते। अब जब लीनियर मॉडल यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमें कोई और मॉडल की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं कि लीनियर मॉडल के बाद जो दूसरा था वो था आपका एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक्सपोनेंशियल मॉडल को फिट करने के लिए हमने कहा था कि पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान रेशो लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास पहली और दूसरी के दरमियान रेशो लेने के लिए 33 डिवाइडेड बाय 8 इट विल टर्न आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4, थोड़ा सा 4 से ज्यादा है। और इससे अगली अगर वैल्यू को मैं चेक करूं 128 डिवाइडेड बाय 33, तो ये क्या बनती है, कैलकुलेट करूं जरा जल्दी से। 128 डिवाइडेड बाय 33, 128 डिवाइडेड बाय 33, ये ऑलमोस्ट बन रही है 3.87, सही है। और इसके बाद अगली जो वैल्यू है दिस इज एग्जैक्टली यानी कि 512 बाय 128, दिस इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 4, सही है। सो इसका ये मतलब है अगर मैं देखूं जिस तरह मैंने पहले देखा था तो अप्रोक्सीमेटली ये सारी वैल्यूज जो हैं एक ही तरह की आपके पास आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि आई कैन से दैट द कॉमन रेशियो is approximately 4, so I will use 4 for my ratio। और currently इस केस में मुझे नजर आ रहा है for a constant change on x axis I am getting a change with ratio 4, so that means it is a x, I can fit this table with an exponential model। तो exponential model का क्या फार्मूला था, y is equals to a dot b raised to power x या t, जो भी इसमें आप t कहना चाहें इसको t भी कह सकते हो या x भी कह सकते हो। सो इस केस में मैं वैल्यू प्लग इन करता हूं, y इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा जी, जल्दी से बोलो। इनिशियल वैल्यू जब हम स्टार्ट करते हैं जी, a विल बी बढ़िया 8 a की क्या, आएगी। सॉरी 8। 8, गुड 8 आ गई। इट विल बी मल्टीप्लाई बाय b, और b मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास रेशियो जो होती है यू कैन यूज दैट विच इज 4, राइट। ग्रुप वेक्टर। और मैंने इसको कहा था कि इसको रेज टू पावर क्या होना चाहिए, t। अब इस केस में t जो है या टी एक्स जो भी आप कह लो, एक्स भी कह सकते हो, ये सॉरी मैं यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको टी कह देता हूँ, लेट्स कॉल इट टी। सो टी, क्या ये टी सही है? टी को अगर मैं 0 प्लग इन करता हूं तो इस केस में y इज इक्वल टू 8 आ जाता है, जो कि इसके साथ मैच कर जाता है। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, जी बताएं। देखें सर अगर टी, सॉरी सर, जी बोलो। सर सॉरी, अगर टी को हम 0 करते हैं तो ये तो 32 आएगा हमारे पास y। क्यों, तो कैसे 32 आएगा? 4 इज टू पावर 0 इज 1 होता है यार।
4 raised to power 0 0 ओके सर 8 हो गया 1 हो गया ठीक। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये टी जो है ये टी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, ये जो वैल्यू है। याद रखें कि आपके पास ये जो चेंज है ये आपकी 10 यूनिट्स ऑफ चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपको टाइम भी उसी हिसाब से इसको डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो चेंज है वो आपकी 10 यूनिट्स की चेंज है। समझ आ गई सबको? सर मतलब हमें टी को क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है, पहले तो हमने ऐसा नहीं किया था। पहले आपने इसको इधर ऐसा किया था, ये देखें ये वाला काम वही हो रहा है। ठीक आपकी यूनिट चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है ना, आपकी 3 यूनिट्स की चेंज थी तो आपने 3 से डिवाइड किया था। यहाँ पे आपकी 10 यूनिट्स की चेंज है तो आप 10 से डिवाइड करें टाइम को। ओके सही है। अब इसमें आप कोई और वैल्यू प्लग इन करके देखते हैं कि उसमें कितना एरर आ रहा है। लेट्स से हम 30 प्लग इन करते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 32 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3। ठीक हो गया। सो 4 4 ये 68 मल्टीप्लाई बाय 64 बनता है मेरा ख्याल है। टू बी 1 8 4 32 और 48 और 3 51 512 ये आ रहा है किस पे 30 पे 512। ठीक है। सो इट एक्चुअली मैचेस विद दिस वैल्यू। सो वी आर गुड। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो मॉडल है वो ये है मॉडल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक ट्री के ब्रांचेस को। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अच्छा जी, अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो अगला ये प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व करोगे। इसके लिए मॉडल आपने बताना कौन सा फिट होगा और उस वो मॉडल है क्या, ये जल्दी से करो आप लोग। हो रहा जी? इसमें लिखा हुआ द टेम्परेचर ऑफ अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर आफ्टर इट्स पुट इन फ्रीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल। यानी कि स्टार्टिंग उसके जो जो वार्म वाटर था उसका टेम्परेचर 80 डिग्री था और जो कि जो टाइम स्पेंड होता जा रहा है यानी टाइम गुजरता जा रहा है उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है ना। ऑफ कोर्स फ्रीजर में रखेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो पहले 80 थी, फिर 64 होगी, फिर 52 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हमने एक ऐसा मॉडल फाइंड करना है जो कि इस डेटा को मिनिमम एरर के साथ फिट करे या बेस्ट फिट करे जिसको हम कहते हैं। किसी के पास आंसर है जी? सर कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं, मुझे फार्मूला बता दो। सर एक्सपोनेंशियल y, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सीरीज का, लाइक इन सीरीज वो चेंज होते जा रहे हैं, वो लाइक 16 12 10 8 7 और जब इनका आप रेशियो ले तो रेशियो मुझे लिखवाते जाओ 1.25 तक आ रहा है। अच्छा पहले लिखवाते भी जाओ ना, दोनों काम इकट्ठे हम कर लेते हैं ताकि दोनों काम हो भी जाए। तो सबसे पहले जी सर। आपके पास जो फर्स्ट जो आपके पास ये जो सीरीज में वैल्यूज हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है? 16 का ऑलमोस्ट 16 पर ये मेरे ख्याल 15.7 शायद बनेगा, तो नहीं? यस सर 15.7 15.7 आ गया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कोशिश करें क्या करने की, क्या लीनियर मॉडल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगला जी सर अराउंड 12 का डिफरेंस अराउंड है, तो मुझे एग्जैक्ट किसी के पास है मतलब ये हो गया 13 हो गया 6 हो गया और 7 पॉइंट
6 हो गया, ठीक हो गया। ये अब आपके पास आ गया 0.1 और ये आ गया 0 एंड 1 और ये अब आपके पास आ गया 0.2 एंड 8 एंड सो ऑन। इसके दरमियान भी अगर करना तो कर लें, तो ये आपके पास 0.9 आ गया और 13.6 आ गया। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो इस केस में क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंस कंसिस्टेंट नहीं है फॉर अ कंसिस्टेंट चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, सो इसका मतलब है लीनियर मॉडल को फॉर श्योर अगर आप यूज करेंगे तो यू मे नॉट गेट अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, क्योंकि इस केस में जो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर मॉडल है इट इज मिसिंग इन दिस केस। अच्छा जी, अब जो दूसरा आपके पास है वो आ जाती है रेशो। आ जाते हैं रेशो के ऊपर। जो रेशो आपको जो फर्स्ट आती है रेशो वो कहती है 80 डिवाइडेड बाय 64.3। जी, कोई बता सकता है कि क्या वैल्यू आई थी? ये मुझे खुद करना पड़ेगा। अराउंड 1.25। 1.25 ये मुझे पक्की बात है, यही है 80 डिवाइडेड बाय 64। 1.2 हाँ चले 1.25 आ गया। चले, और इसके बाद अगली देखते हैं वो क्या आ रहा है। 50 वो 1.22 3 के करीब। 1.2। 222 ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? तो सही कर रहे हैं। 1.22 Are you sure? यस सर, यस सर, 1.22 वो डेसिमल्स का लोग वो राउंड अप एंड डाउन कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, उसके अलावा मेरा अपना जन ख्याल है अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, उसूली तौर पे देखा जाए इससे सही जरूर हो जाएगा पर वो किसी और तरीके से होगा। इसको मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, ठीक है फिलहाल, और इसको मैं बाद में इसको रिविजिट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा था। अब देखें आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, पहली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू ये है और ये उससे लोअर है, तो हम लोगों ने रेशो जब लेना होता है तो रेशो क्या होता है 54.3 डिवाइडेड बाय 80 नहीं होना चाहिए? जी सर, यही होना चाहिए। नहीं वो होना क्या बनता है? चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, वही सर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। अगर 1.25 करें इसका मतलब ये होगा कि वैल्यूज इंक्रीज होंगे। Exactly. तो अब इसका ये मतलब है कि आपके पास जो फैक्टर है वो ये बता रहा है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो रिलेटिवली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके पास डिक्रीज हो रही है इसमें तो कोई शक नहीं है। 0.82 तो इसका मतलब है एटलीस्ट पैटर्न तो वही रहेगा कि इसमें भी आपके पास जो वैल्यू आई थी ये भी वैल्यू जो आई थी ये वही चीज आपकी ये रेसिप्रोकल उसका है ना, तो इन दैट केस ये आपके पास वैल्यूज ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि रेशो कम से कम रेशो is approximately कंसिस्टेंट for constant change in x। ठीक है, या टाइम कहना x का मतलब x या टाइम एक ही बात है। तो इस केस में अगर मैं देखूं, अब मुझे बताइए यार म्यूट कर लो माइक जो है ना ताकि शोर कम से कम। अच्छा, अब इस केस में अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू a डॉट b रेज टू पावर t मैं लिख देता हूं। जी, अब इस केस में बताएं कि क्या होगा। y इज इक्वल टू a 80 क्या इसमें 80 80 गुड मल्टीप्लाई बाय b क्या है भी जी b 0.8 0.8 और पावर में T/2 कर दें T/2। वेरी गुड t/2 क्यों आया? क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे जो जंप है वो 2 यूनिट्स की सिंगल यूनिट की नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके, अब एक चीज याद रखनी है कि ये मॉडल अगर मैं कहता हूँ कि नहीं यार तुमने ये यूज करना है तो क्या मैं बी की जगह 1.25 या 1.24 कह लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड 1.24 यूज करते हुए इसके लिए अप्रोक्सीमेट जो आपके पास आ रहा है
मैं इसी फॉर्मूला को रीराइट कर सकता हूं जो कि करेक्ट भी हो फॉर दिस डेटा। सर वो कांस्टेंट नहीं है क्या नहीं आएगा? सर, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं आ रहा उसका रिजल्ट मेरे ख्याल आ से। रहा है 1.25 1.22 इसी तरह इस तरह चेंज तो इधर भी आ रहा है ना। ओके तो ओके भी आपके पास आ रहा है, वो आएगा भी कंसिस्टेंट ही, क्योंकि वो आपकी सिर्फ इस वैल्यू के रेसिप्रोकल्स है ना, ये देखा जाए तो। ठीक हो गया सर, फिर तो आ जाना चाहिए सर सेम ही। क्या है आपका मॉडल? क्या लिखूं मैं मॉडल में? कहीं पे ये तो नहीं लिख सकता 1.8 सॉरी 0.8 की जगह पे 1.24 या 1.24 तो नहीं लिख सकता ना, वो तो गलत हो जाएगा। सर 80 डिवाइडेड बाय 1.2 रेस्ट पावर t by 2। 80 डिवाइडेड बाय, अच्छा 80 ये वाला 80 कह रहे हो? जी यस। सर। सो अगर मैं ये यूज करूं y इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 1.25। या इसको मैं यू कह सकता हूं अगर आपको इतराज ना हो, 1.24 रेज टू पावर माइनस टी बाय 2। जी सर सेम ही है। आपको याद होगा कि माइनस, मैंने आपको कहा था कि माइनस रिप्रेजेंट करता है डिके को, याद है? या आप इसके अंदर फ्रैक्शन को जब यूज करते हैं तो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डीके। दोनों एक ही चीज है। अगर आप इसको फर्स्ट वैल्यू और इसको सेकंड लेके अगर आप रेशो ले लेते हो तो ऑफ कोर्स ये यही बता रहा है कि आप यूं इसको कैलकुलेट करो नीचे से ऊपर, सही है ना? और जब डिके कैलकुलेट करते हैं वो ऊपर से नीचे चलता है। तो आपने अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के लिए फिर आपने डिके जो रिप्रेजेंट करना है वो माइनस पावर से रिप्रेजेंट करना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने 1.0.8 यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे माइनस लगा दिया, सही है? तो सर अगर हम मतलब जैसे आपने पहले ही पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं किया t/2, तो हम अगर नीचे से स्टार्ट करें तो वैल्यूज वही आना शुरू हो जाएंगी। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो फिर आपका इस केस में देखा जाए तो आपने इसको ग्रोथ प्रॉब्लम बना दिया ना। आप क्या कह रहे हैं 2.75 27, सॉरी इस केस में आपको 27, ये भी आपके पास वैल्यू चेंज होगी क्योंकि आपके पास इस केस में बल्कि चलो उसको भी मार दो। इस केस में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरह के जैसे आप ये इंक्रीज ऐसे है जैसे इंक्रीज करें, बट ऐसा है नहीं, ठीक है ना? तो आपने जब इसको रेसिप्रोकली ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये समझ आ गई सबको? यस सर। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। आज मैंने जो इससे से रिलेटेड मॉडलिंग से रिलेटेड एक और जो बहुत क्लोज है विद द एक्सपोनेंशियल मॉडल, वो चेक करना, वो भी मैं एक एग्जांपल से ही करता हूं ताकि आपको वो भी समझ आ जाए कि उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक मॉडल्स। लॉजिस्टिक मॉडल होते क्या हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या, वो मैं आपको आज समझाता हूँ। इसको गलत जगह प्रेस करते हैं। अच्छा जी, ये पढ़ा जा रहा है सबसे? यस सर। अच्छा जी, अब ये पढ़े। इसको मैं नीचे ऊपर इसका टाइटल है लॉजिस्टिक मॉडल। अच्छा, अभी तक याद रखें हमने लीनियर मॉडल और एक्सपोनेंशियल मॉडल का जिक्र किया। आज हम जो नया मॉडल जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉजिस्टिक मॉडल। अब लॉजिस्टिक मॉडल होता क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए क्या कह रही है। र्यूमर इज स्प्रेडिंग एट अ स्कूल दैट हैज अ टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ 1200. 4 people know the rumor when it starts, and 3 days later 300 people know the rumor. About how many people at the school know the rumor by the 4th day? So इसका अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको शो करने की कोशिश करूं तो क्या होगा
कि जब आपका t इज इक्वल टू 0 था, जब टाइम स्टार्ट हुआ, तो उस केस में आपको लिखा हुआ है कि 4 लोगों को र्यूमर के बारे में पता था, 1 2 3 4। और जब t इज इक्वल टू 3 हुआ, यानी कि 3 दिन जब गुजर गए, तो इसके बाद आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अब आपके पास काउंट आ गया था जी 300 पीपल। ठीक हो गया जी। अब आपसे ये पूछा गया है कि t इज इक्वल टू 4 के ऊपर आपका यहां पे क्या काउंट होगा। सही है, ये सबको बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं कह रहा हूं कि लेट्स से आज की डिस्कशन के लिए कि मैं इसको 300 डिवाइडेड बाय 4, सिर्फ रेशो की बात करता हूं कि क्या बनता है 28 75। अगर मैं ये रेशो 75 की मेंटेन करें, लेट्स से ये भी 75, मतलब 70, इन दोनों के दरमियान भी वैल्यू 75 है, ये भी 75 है, ये भी फॉर द सेक ऑफ 75 है, फिर आगे फिर 75 है, 75 है। तो अगर ये हो रहा हो रेशो, ये आ रही हो, आर आ रही हो, ये आर ये आ रही हो, आर ये आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि कॉमन रेशो इज 75। तो अगर मैं ये कहूं, तो आपके ख्याल में मुझे किस किस्म का मॉडल इसको फिट करना है, यूज करना चाहिए इसको फिट करने के लिए? एक्सपोनेंशियल। दैट मेक सेंस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वो सारी फिट हो रही हैं। उसमें हमने यही कहा था कि पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान जो रेशो है वो ओवरऑल अगर कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रही हो फॉर दी एक्सटेंडेड, सॉरी इसमें मैंने एक गड़बड़ ये की है कि ये वाली जो है 3 का डिफरेंस है। सो इसको समझ लो कि मेरा मतलब यही था कि ये आपको मैं सब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये इक्वल डिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, समझाने के लिए। तो आपका पहले आंसर वैसे एक्सपोनेंशियल इसलिए नहीं होना चाहिए था पहले कि आप कहते हैं कि जी पहले जंप आपकी 0 से 3 थी, उसमें भी 75 और 3 से 4 में भी 75 है, तो एक्सपोनेंशियल इसमें नहीं लग सकता, तो एक्सपोनेंशियल नहीं कहना था आपको। बट मैं अब वो थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि आपका लेट से ये आपका ये 2 है, ये मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ जो कि बाद में बताऊंगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 एंड सो ऑन, इनके दरमियान 75 75 75 डिफरेंस है। अब मैं इस पे एक्सपोनेंशियल मॉडल फिट कर सकता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ इसी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए कि आपके ख्याल में अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल मॉडल बनाता हूं तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जब t, लेट से मैं t स्टार्ट कहां से हो रहा है 0 से, अगली जंप मेरी 3 है, फिर समथिंग L6 कह लो एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब मेरे पास जो लोगों को पता है र्यूमर का, वो इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो इस तरह करते करते आपके पास यूं हो जाएगा। यही होता है ना एक्सपोनेंशियल का, आपको याद होगा जो प्रोफाइल होता है। एग्जैक्टली सर। तो अगर हम इस सारी चीज को सामने रखें तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जूं जूं डेज गुजरते जाएंगे, दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। यस या नो? यस। यस सर। इज इट रियली द केस? नो सर, हमने जस्ट 4 डेज का देखना है शायद। नहीं नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 4 डेज तो चलो इसने कह दिया ना, मैं आपको कहता हूँ नहीं 4 डेज नहीं देखना, आपने जो है 300 डेज देखना है या 500 डेज के बाद बताना है, तो फिर सही है ये? नो सर, इनफिनाइट तो नहीं है ठीक। उसमें फिर क्या मसला क्या है इसके अंदर? मसला सिर्फ सबसे पहले ये है कि इसके अंदर एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि ये 1200 है। लिमिटिंग फैक्टर क्या कह रहा है कि आपकी क्लास के अंदर, ये स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा को आप नहीं बता सकते। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि आपने एक को दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन सो फॉर्थ जब बताना शुरू करोगे कि जो ही 1200 रीच हो जाएगा, इसके बाद आप र्यूमर जिसको भी बता रहे होगे वो र्यूमर जो होगा काउंट इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि सबको पहले से पता है। ठीक हो गया? तो इसका ये मतलब है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपके लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी
और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 1200 है, तो आप बस 1200 तक जा सकते हो। आपने कितनी जल्दी जाना है ये वेरी कर सकता है, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसका एक्चुअल प्रोफाइल बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, आप याद रखो कि जो मेरे पास यहाँ पे टाइम पास होगा, ये मैं एक लॉजिकल, जो आपको पता है कि र्यूमर कैसे फैलती है उससे हिसाब से बना रहा हूँ। आपको शुरू में बहुत थोड़े लोगों को पता था, उसने आगे ज्यादा को बताया, उसने अगले और ज्यादा को बताया, तो ये आपका नंबर इंक्रीज होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप जिन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं वो कहना शुरू हो जाएंगे, यार मुझे तो पहले से पता, मुझे पहले से पता, मुझे पहले से पता है। कुछ ऐसे होंगे जो कि नए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो नए लोगों को पता लगने की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये एक पॉइंट एक ऐसा आएगा कि मैक्सिमम को हिट कर जाएगी और उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी। ये 1200 का फिगर होगा इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सही है, ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है सर। कोई ऐसा बंदा जिसकी बात समझ ना आई हो? ओके, सो इस केस में 1200 का फिगर जो ही हिट होगा, इसके बाद ये आपका वैल्यू इंक्रीज ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि आप कैरिंग कैपेसिटी जो कि सी से रिप्रेजेंट होती है उसको हिट कर जाते हो, और जब तक कैरिंग कैपेसिटी को हिट नहीं करते यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस नंबर। अच्छा, अब इसमें एक दो और चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही है कि यार मैं इस 1200 तक पहुंचने के लिए एक और प्रोफाइल भी यूज कर सकता था, यहां से स्टार्ट करता और ये कर लेता। कर सकता है कि नहीं कर सकता? सही है। अब इस केस में जब मैं बात कर रहा हूं तो इस केस में ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जिस तक इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया है, या मैं एक और भी प्रोफाइल जो था वो डिजाइन कर सकता था इसके लिए। और मे भी ये लिमिट पॉइंट है, ये भी समझ आ गया सबको। अब ये सारे प्रोफाइल जो है ये आपके 1200 फिगर को टच कर रहे हैं, कुछ जल्दी टच कर रहे हैं, कुछ देर से टच कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, आपके एक बंदे ने जो जितनों भी र्यूमर फैलाई थी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया, इस केस में उससे कम लोगों ने बताया, इस केस में ज्यादातर लोगों ने र्यूमर्स अपने तक रखी, ज्यादातर लोगों को नहीं बताया, तो वो 1200 तक पहुंचते 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 काफी टाइम लगा। ये बात समझ आ गई है ना सबको? यस सर। इसको ये जब हम मॉडल करते हैं तो याद रखिए कि आपके एक्सपोनेंशियल मॉडल के अंदर आपके पास जो इनफिनिट होती है लिमिट, क्योंकि आप उसको प्रॉब्लम को ही कहते हैं कि इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट इन रियल लाइफ नॉर्मली आपके पास जो लॉजिस्टिक मॉडल होता है ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज जो होते हैं वो रियल लाइफ में आपके पास इनफिनिट रिसोर्सेज आमतौर पे किसी चीज के अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस केस में लिमिटेड रिसोर्स क्या है कि आपके पास 1200 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, तो आप ये नहीं हो सकता कि आपका ये नंबर जो इनफिनिट तक चला जाए। अगर आप यही प्रॉब्लम जो है अगर बहुत ज्यादा थियोरेटिकली थिंकिंग करते हो तो आप इसको आप कहते हैं जो मेरे स्कूल से बाउंड्री से भी बाहर चला जाए तो एट द एंड ऑफ अ डे आपकी अर्थ की पॉपुलेशन से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, स्टिल यू विल हिट अ कैपेसिटी, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। वो जितने भी बिलियंस हैं उन सबको अगर आपकी र्यूमर पता चल जाती है तो अगेन दैट विल बी द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक हो गया? सो इस केस में आपके पास रिसोर्सेज जो होती हैं वो एक लिमिट के तौर पे काम करती हैं और उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाता है कि आप स्टार्ट कहां से करें। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में मैंने 4 लोगों से स्टार्ट किया था, अगर मैं 4 के बजाय कहता कि नहीं मेरे 4 नहीं है, मेरे पास शुरू में आई डोंट नो 10 लोगों को पता तो मैं यहां से स्टार्ट हो जाता, ठीक है। 10 से स्टार्ट होता तो मेरे पास जो यहां तक पहुंचने की मतलब जो टाइम था वो शायद और ज्यादा रिड्यूस हो जाता। समझ आ गई? और या मैं दूसरी काम क्या कर सकता हूं कि इसकी स्टीपनेस को ज्यादा ये काम कर सकता हूं, बट ये आपकी शेप जो होगी वो एस सी रहेगी, इसको हम कहते हैं एस शेप। यहां तक किसी को कोई डाउट जो समझ ना आया, प्रॉब्लम कुछ किसी किस्म की? सर ये एस शेप दोबारा बता देंगे काइंडली। एस शेप है ना, इन सबको देखो तो ये सारी एस शेप है या नहीं है? ये एस बन रहा है ना?
सर देयर कैन बी मल्टीपल प्रोफाइल, अगर मतलब हम देखें हर तो हर प्रोफाइल को एस शेप कहेंगे। उसकी शेप में फर्क से भी होगा, किसी की स्टीपनेस जो होगी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। पर अल्टीमेटली इट इज एस शेप। ये भी हो सकता है कि आपका एस शेप जो है वो इतनी डिले के बाद जाके कहीं पे उसको हिट करे, और एक ये भी हो सकता है कि आपका एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर बिल्कुल इस तरह का शेप भी बन जाए, स्टिल इट इज एन एस शेप, ठीक है। ओके सर। ओके, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल जल्दी से मैं बता देता हूं कि आपका बैक्टीरिया अगर पीटी डिश के अंदर आपको याद होगा कि अक्सर लैब्स के अंदर जो है बैक्टीरिया को जो पीटी डिश सबको पता है क्या होता है ना, पता है ना? नहीं पता सर। यार मुझे बताओ कि बाकी क्लास है किधर, मुझे तो आवाजें कम लोगों की आ रही हैं। सर इधर ही है। तो जवाब तो दो ना यार, पता तो चले कि मुझे तो लगता है मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, मुझे क्लास लग ही नहीं रही। अच्छा, अब और लोग बोलो यार, ताकि मुझे लगे कि मैं क्लास से बात कर रहा हूँ, एक बंदे से बात नहीं कर रहा, सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, या देखो पीटी डिश भी छोड़ दो, उसको ये समझ लो कि आपके पास जो लैब्स होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है इन सर्टेन इन्वायरमेंट, और वो क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है आमतौर पर एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आपका जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपके पास बैक्टीरिया एक सर्टेन अमाउंट में रख दिए जाते हैं किसी एक जगह पे, और उसको एक एक एक्स अमाउंट ऑफ फूड दे दी जाती है जो उसको रिक्वायर्ड होती है ग्रो करने के लिए। तो क्या होगा, शुरू में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपके पास फूड जो होगी वो अबेंडेंट मिकदार में अवेलेबल है। पर जो जो थोड़ा सा टाइम गुजरेगा वो कंज्यूम करते जाएंगे और अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, तो इन दैट केस वो फूड जो होगी वो स्केर्स होती जाएगी, और जो ही स्केर्स होती जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उनकी ग्रोथ भी स्केर्स हो जाएगी। तो वो किससे, आपकी ग्रोथ किससे लिमिट हो रही है? विद द अमाउंट of food available within a place. This can be also said for the human beings. अगर किसी एक जगह पे पानी या खुराक अवेलेबल है तो लोग फ्लरिश करते रहेंगे एक टाइम तक। जो ही वो चीज कम होना शुरू होगी तो लोग फ्लरिश करने के बजाय वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम इज द केस ओवर देयर। अच्छा, होपफुली मेरी बात सबको समझ आ गई है। आगे यस सर। गुड। अच्छा, अब मेरे पास, मैंने जो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने लगा हूँ, इस सारी चीज को जो मैंने आपको बताई है उसको विद अ फार्मूला। अब याद रखिए जो कुछ मैंने अभी जिक्र किया, ये जो एस मॉडल होता है इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक मॉडल, ठीक है। और इसकी जो जो फार्मूला है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, उसी तरह एक फार्मूला इसका भी है, और उसका जो फॉर्मेट है वो मैं लिख देता हूँ। एफ ऑफ टी is equals to capital C divided by 1 plus a b raised to power minus t, ठीक है। इस केस में C is carrying capacity, A वही इनिशियल वैल्यू जो हमने पहले बात की थी, जैसे मतलब A और B जो है सेम एज बिफोर, यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल मॉडल के लिए जो आपने यूज किया था ये वही फार्मूला या वही यूज है इसकी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास एक नया पैरामीटर जो है वो कैरिंग कैपेसिटी का आया है। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या कर रही है, वो न्यूमिनेटर में है और बाकी सारी चीजें उसी से डिराइव हो रही है। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली सिर्फ ये समझ आनी चाहिए कि आपको कितनी देर के बाद आप इस सी को हिट करते हो। सी इज योर अपर लिमिट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कोई होगा, वो यहां से चलना शुरू करेगा, तेजी से ग्रो करेगा, एक पॉइंट को हिट करेगा, हिट करने के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक और इसी तरह का कर्व आप बना सकते हो, ये और ये इसको हिट करेगा। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है, इससे पहले अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो ये कर्व इस शेप में होती है और इसके बाद जो होती है वो इस शेप में चली जाती है, ये अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है जिसपे ये चेंज होता है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे पहले आपके पास जो थे ग्रोथ आपको नजर आ रही होती है, इस पॉइंट के ऊपर ना, ये पॉइंट के ऊपर आपके पास ना ग्रोथ हो रही होती है ना डिक्लाइन हो रहा होता है। दिस इज अ एब्सोल्यूट पॉइंट जिस पे आपकी टर्निंग होती है फ्रॉम ग्रोथ टू डिक्लाइन। अब यहां से आपके पास ग्रोथ से रुक के अब आपकी ग्रोथ रुक जाती है और अब आपका ये कम होना शुरू हो जाती है और सी को हिट करने के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ। ये बात समझ आ गई सबको? इसको यस सर। जी, ये Yes, sir. इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है आमतौर पे C डिवाइडेड बाय 2 होता है, मिड वे ऑफ कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी के मिड में इसको हम जो होता है, दिस इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आप जब भी एस कर्व को बनाएंगे, एस कर्व आमतौर पे जो होती है वो बहुत स्मूथ और रेगुलर होती है, तो आप उसको जब भी जाएंगे तो उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि C डिवाइडेड बाय 2 इज योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप T वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये T जो है, मतलब इस जगह पे जो T की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। वो है LNA डिवाइडेड बाय, यानी कि लॉग, लीनियर लॉग T is equals to LNA by LNB. So this is the value at which you can calculate the inflection point. ठीक है, this is inflection point. तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी y एक्सिस पे, और ये आपको बता रहा है कि किस पॉइंट या किस t के ऊपर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। ये दोनों में फर्क समझ आ गया? ये सर लॉग वाला दोबारा समझा दें, ये क्या क्या चीज हमें पता चलेगी इससे? एक आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताता है ये कि C डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर आपके पास कैरिंग कैपेसिटी 1200 थी तो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1200 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 600 पे मिलेगा। और उस वो अब पॉइंट ये कि कितने डेज के बाद आप 600 को टच करोगे, दैट विल बी योर T वैल्यू, वो आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा जो इसके थ्रू आएगी, जो मैंने आपको फार्मूला बताया LNA डिवाइडेड बाय LNB, नेचुरल लॉग। ओके सर। अच्छा जी, यहां तक सबको समझ आ गया। अब आ जाते हैं कि मैं एक दो चीजें आपको और समझाना चाह रहा हूं कि इफेक्ट, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया इसके अंदर मैं अगर ए को, सी तो आपके पास एक पैरामीटर है जो कि स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है आपको गिवन होगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैं इस मॉडल के अंदर ए को या बी को वेरी करूं तो उसका ओवरऑल मॉडल के एस शेप के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, ये इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ए फर्स्ट। अगर आप इसको देखो तो इस केस में, अच्छा, इस केस में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, अब आपके पास ए की वैल्यू 1, 9 एंड 99 दिखाई है और ये डिफरेंट प्लॉट्स हैं। अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो टाइम है, वाई एक्सिस पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई भी वैल्यू है। आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो आपके केस में ये आपको, दिस इज योर सी कैपिटल कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा जी, अब इस सारी चीज के अंदर जब ए की वैल्यू 1 थी उसका इंपैक्ट जो है वो क्या नजर आ रहा है और आगे क्या है। अब देखें ए की वैल्यू जब 1 थी तो आपके पास प्रोफाइल जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, और ये जो बी, अब इस केस में देखा जाए तो आपकी कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ऐसे ही है ना। याद रखो ये जो ऊपर वाली कर्व है ये यहाँ पे इसकी शेप एस सी है, अगर मैं इसको और पीछे लेके जाऊंगा तो ये वही एस बन रहा होगा कहीं पे। सिमिलरली ये भी आपकी वही एस शेप बन रहा होगा, ये भी आपका एस शेप उसी तरह का बन रहा होगा। समझ आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ? सर ये क्या चीज है? ए वो जो फार्मूला नहीं, अभी मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई, या बल्कि वाई में नहीं कहता, इसको एफ टी कह देता हूँ। एफ ऑफ टी
जो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की आपको मैंने जो फार्मूला बताया 1 प्लस ए बी रेज टू पावर माइनस टी, ये अभी आपको फार्मूला बताया ना। तो इस केस में मैं बता रहा हूँ कि ये ए का रोल जो होगा वो इस एक तरह बता रहा हूँ कि इसका रोल ऑन जो आपके पास जो कर्व ये एस वाली थी, इस पे ए की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो मॉडल में उसका इंपैक्ट ऑन दी शेप क्या आएगा वो मैं बता रहा हूं। सही है? ठीक है सर। यस सर। ओके, तो इस केस में दोबारा से आप देखो सर जी, ये जो टी आपने माइनस पे लिखा हुआ है तो सर वो वही डिके रिप्रेजेंट कर रहा है ना? अब इसको इस तरह भी कह सकते हो, डिके भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये असल में जो है ना प्रोफाइल आपका जो होता है वो एस शेप होता है। ये आपका शुरू में ये सिर्फ डिके नहीं कर रहा है, इसमें इत्तेफाक की बात है इसमें दोनों चीजें होती हैं। क्यों? यहां से यहां तक आपकी, यहां से सॉरी एक सेकंड, यहां से यहां तक आपकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ के बाद आपकी ये डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू होता है। यहां पे भी ग्रोथ ही होगी, ये ग्रोथ तेज है, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है और स्लो डाउन होने के बाद यहाँ पे आके रुक जाती है, स्टैटिक हो जाती है, चेंज नहीं होती, डिक्लाइन नहीं आता, यूं नीचे नहीं जाती है। सही है? जी सर। इसलिए ये माइनस टी का एग्जैक्टली मतलब ये है कि ये ग्रोथ पहले तेज होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम स्लो एंड इट विल बिकम कांस्टेंट एट द एंड, वो जो कि सी को जब हिट करेगा। इसका प्रोफाइल ये है। अच्छा, अब इस केस में मैं बता रहा हूं कि ए का इफेक्ट क्या होगा। ए का इफेक्ट आपको नजर आ रहा है कि जो मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूं, आपकी जो एस कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है ना? 1 आपकी इधर थी फॉर द सेम सी एंड सेम बी भी कांस्टेंट है। ये है ना स्लोप, सॉरी अब समझे कि फॉर कांस्ट सेम सी एंड बी बाय चेंजिंग ए यू आर गेटिंग दिस प्रोफाइल। क्या आपने पहले ये प्रोफाइल बना, ए की वैल्यू को इंक्रीज किया तो आपका प्रोफाइल राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर इसमें ए इज इक्वल टू 1000 करूंगा तो मेरा ये प्रोफाइल और राइट की तरफ यहां पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है सबको? यस सर। जी, सबको आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सर मुझे कंफ्यूजन थी कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि शुरू में मतलब ये इस तरह से हो रहा है कि एक वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट, पर वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब आप उस कांस्टेंट से उसको भूल जाइए, उस तरह की चीज नहीं होगी। अब इसमें अगर आप इसका टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सब समझाने के लिए 0 1 2 3, तो आपको नजर आ रहा होगा पहले और दूसरे के दरमियान इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब स्लो होना शुरू हो गया, डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस कम होने लग जाएगा या रेशो कम होने लग जाएगी, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, 1 आ जाएगी। 1 होने के बाद या सॉरी कम कह रहा हूँ, ये ज्यादा होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा उसके बाद ये बढ़ रही होगी, यहां से यहां तक बढ़ेगी, इंक्रीज। ठीक है? और उसके बाद जाके कांस्टेंट हो इन जाएगी। पॉइंट के बाद ये जो होगा आपका इंक्रीज तो हो रहा होगा, पर इंक्रीज की ये जो जंप है ये स्मॉल, ये मैंने अगर मैं जंप को इस तरह दिखाना चाहूँ तो पहले आपके पास ये जंप सारी होंगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हिट किया, अब ये जंप साइज आपका इस तरह होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये आपकी इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? इसके बाद ये इंक्रीज आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? ये जंप आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपका जो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लॉजिस्टिक मॉडल के अंदर ये प्रोफाइल चलता है। यहाँ तक बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, फूड खत्म होगी, अब स्लो ग्रोथ शुरू होगी और यहाँ पे आके अब ग्रोथ रुक गई है, अब और नहीं ग्रो कर सक रहा क्योंकि फूड खत्म हो गई है। समझ आ गई ना? यस सर। अब ये वो मॉडल है जो कि इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये था कि इस मॉडल के अंदर अगर मैं ए को चेंज करूं और बी और सी को कांस्टेंट रखूं तो इसका प्रोफाइल एस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने बताया कि आप जब भी ए को चेंज करते हो इस मॉडल के अंदर तो आपके पास जो ये एस कर्व है राइट की तरफ शिफ्ट होती है। इस राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ये है या इसका इफेक्ट क्या है। देखिए इसको आप देखो कि इसको अगर मैं समझाने के लिए अगर ये करूं,
तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जब आपका नंबर ऑफ वीक 1 था, बी और सी कांस्टेंट है, याद रखो फिर से। तो इस केस में जब आपके पास नंबर ऑफ वीक्स 1 था, तो इस केस में आपके पास जब बहुत ज्यादा हायर वैल्यू थी ए की, तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, ठीक है। बट आपका जब ए की वैल्यू जो थी रिलेटिवली स्मॉल थी एज कंपेयर टू 99, तो इस केस में आपके पास यही जंप जो है वो क्या हुई है, वो बहुत हाई हो गया। और इस केस में तो हाईएस्ट आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कर्व का जो स्लो ग्रोइंग एरिया जो होता है वो आपका राइट की तरफ, यानी कि सारी शिफ्ट होने लग जाती है राइट पे। तो ये वाला एरिया आपका पता नहीं आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं, आनी जो चाहिए सुबह को, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे T0 था, अब ये यही चीज आपकी T4 पे मिल रही है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये राइट शिफ्ट होने की वजह से, ए की वजह से। सही है? यस या नो? यस सर। ठीक हो गया। तो ए का इफेक्ट ओवरऑल क्या नजर आ रहा है कि आपकी जो जो कर्व होती है, जो आपके पास ये कहता है कि ए ट्रांसलेट्स एस कर्व टुवर्ड्स राइट। इंक्रीज लिखना चाहिए, सिर्फ ए नहीं कहना चाहिए, इंक्रीज इन ए, इंक्रीज इन ए ट्रांसलेट्स एस कर्व टुवर्ड्स राइट। ठीक हो गया? इसको राइट डायरेक्शन भी कह देते हैं। और इसका रिवर्स भी इसी तरह, अगर आप ए की वैल्यू को रिड्यूस करना शुरू हो जाए तो क्या होगा, आपके पास जो होगा ये लेफ्ट में मूव होना शुरू हो जाएगी एस कर्व। ठीक हो गया? यस सर। ये यहां तक किसी को डाउट किसी किस्म का, तो अगर समझ ना आई हो पूछ लो। अब इसका प्रैक्टिकली मैं बताता हूं कि डेटा पॉइंट सेट किया या डेटा साइंस के हिसाब से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर आपके पास ये डेटा पॉइंट्स मैं बना रहा हूं, चले अब ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब इसको मैंने फिट करने के लिए मैंने एक कर्व लिखी, जो उसका मैंने c डिवाइडेड बाई a प्लस ये सारे कैलकुलेट किए, तो इत्तेफाक से वो जो कर्व बनी है, वो कर्व की जो प्रोफाइल है वो ये आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए आपके ख्याल में कि वो ये कर्व जो है इसमें क्या चेंज करूं कि वो इस डेटा को फिट कर ले? सर ए की वैल्यू चेंज करेंगे, यस, इंक्रीज करेंगे। चेंज से भी बेहतर इसका आंसर ये कि इंक्रीज ए टू शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट टू फिट डेटा पॉइंट्स। ठीक है? यहां पे इसको शिफ्ट करने की जरूरत है। आप जो ही इसको शिफ्ट करोगे, ए को चेंज करोगे, ए को इंक्रीज करोगे, तो वो इस जगह पे आ जाएगा और उसके अंदर एरर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सबको ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये मैंने आपको इफेक्ट बताया और यूजिंग ए। अब मैं आपको जो दूसरी जो इसी से रेलेवेंट आपको चीज क्लियरली चीज नजर आती है कि अब मैं सी और जो क्या कहते हैं, सी और ए को कांस्टेंट अप कर रहा हूं और मैं करने लगा हूं चेंज किसको, बी को। और मैं उसका इफेक्ट अगर देखना चाहूं तो वो क्या होगा, वो आपका इफेक्ट है वो ये आपके सामने आ गया। सबको नजर आ रहा है जी सर। यस सर। ओके, सो फार्मूला दोबारा से मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। C इज इक्वल, सॉरी नॉट C, F of T is equals to carrying capacity C divided by 1 plus A B raised to power minus T। और इस केस में अब आपके पास फॉर कांस्टेंट C and A,
यानी कि आपका ये प्रोफाइल फॉर कांस्टेंट सी एंड ए के लिए आपने प्लॉट किया फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी। तो क्लियरली आपको क्या नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं कि जो जो आप बी को इंक्रीज करते जा रहे हो उसका प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो जो डिक्रीज करते जाते हो उसका क्या आ रहा है? देखें जी बताएं। सर कर्व फ्लैट हो रही है ऐसे लग रहा है। कर्व फ्लैट होती जा रही है कि उल्टा बोल रहे हो? मैं उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ, आप देखो जूं जूं आपके पास b की वैल्यू मतलब मैं लेट्स स्टार्ट ऑफ विद b2, दिस इज b इज इक्वल टू 2, सही है। इसके बाद ये b इज इक्वल टू 10 है और ये आपका b इज इक्वल टू 20 है और ये b इज इक्वल टू 200 है। तो इसका मतलब है कि एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ b, ये बिल्कुल ऐसी है कि आपकी कर्व स्लोप s की जो स्लोप है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक हो गया। और ग्रोथ फैक्टर जिसको हमने पहले बात की थी, ग्रोथ फैक्टर जब इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर मैं बहुत एक चीज को तेजी से ग्रो करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी पे बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं स्लो ग्रो करूंगा तो ऑफकोर्स ज्यादा टाइम लगेगा। तो बी आपका जो ग्रोथ फैक्टर है वो जो जो स्लो करते जाओगे तो इस केस में ज्यादा टाइम लगेगा उसको अपने कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए। या बिल्कुल ऐसे र्यूमर के केस में अगर मैं र्यूमर की ग्रोथ फैक्टर को बहुत हाई कर दूंगा तो इन दैट केस आई विल हिट दैट 1200 पॉइंट वेरी सून। अगर मैं उसको स्लो कर दूंगा जैसे मैंने प्रोफाइल पहले बताया था तो इस केस में क्या होगा कि मैं 1200 को देर से अचीव करूंगा। सही है। मे भी हो सकता है कि वही चीज हम 2 वीक में भी हो जाए। एग्जैक्टली, वो टाइम वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द बी आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं वही डेटा पॉइंट्स की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं, और आपकी जो कर्व है जो आपके पास जो किसी वजह से आपने पहले से अवेलेबल है और मैंने उसको इसके ऊपर फिट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से बताओ। सर इसको तो ए में चेंज होना चाहिए। ए में चेंज होना चाहिए, ओके। क्या करना चाहिए ए को? राइट तो क्या करता हूँ उसको, क्या करूँ उसको, क्या कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं सर। ए में क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज हो, क्या हो, क्या इंक्रीज इंक्रीज ए, ये काफी है कुछ और भी होना चाहिए टू ट्रांसलेट डायरेक्शन और राइट शिफ्ट करने के लिए जी, और बस काफी है फिर इंक्रीज बी भी जी। और बी भी साथ करना चाहिए, बी को क्या करूं? चेंज करना चाहिए। क्या चेंज बताओ ना। इंक्रीज ही करेंगे ना। इंक्रीज इंक्रीज करेंगे करेंगे तो इंक्रीज का इम्पैक्ट क्या मैंने बताया था कि आपकी जो स्लोप होती है स्टीप होती जाती है। इसका मतलब है कि मैं इंक्रीज करूंगा इस टाइम पे जो भी इस मॉडल का है तो वो और ये स्टीप हो जाएगी कुछ इस तरह। आप ये चाहते हो? नो क्यों? सर बल्कि हम सिर्फ यहाँ पे राइट बल्कि बी की वैल्यू ही जस्ट वो करेंगे ताकि उस लाइन पे आ जाए आराम से। बी को क्या करेंगे? ए कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सॉरी मुझे आवाज नहीं आती, बी को क्या करेंगे? हाँ सर मैं ये कह रहा था कि बी को इंक्रीज करेंगे ए को ए मुझे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे बल्कि एग्जैक्टली डिक्रीज बी डिक्रीज करेंगे तो जल्दी आ जाएगी नीचे की तरफ। बी ताकि इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा यस इस तरह हो सके क्योंकि इसका प्रोफाइल इस तरह का है। तो अब आपको समझ आ गई कि आपने इस केस में क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है और इसकी स्टीपनेस को कम करना है। वो कैसे कम होगी? बी को डिक्रीज करके। होपफुली अब मेरा ख्याल है ये बातें आपको सबको समझ आ गई कि ये कैसे काम करता है और ये क्या होता क्या है ये। ठीक है, यस या नो? यस सर ओके, सर बी का समझ आ गया। ए अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ए डिक्रीज करेंगे तो आपके पास जो कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, इंक्रीज करेंगे तो बी पे ट्रांसलेट होगी, बी डायरेक्शन में।
अच्छा, लेट्स कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम जो मैंने पहले डिस्कस की थी। क्या था? मैं उसको सिर्फ दिखा देता हूँ, अब उसको सॉल्व करते हैं। वो पहले समझाने के लिए था, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? रूमर इज स्प्रेडिंग एट अ स्कूल दैट हैज अ टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ 1200, 4 पीपल नो, ये व्हाटएवर। अब इस केस में सबसे पहले आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी है वो जो 1200 है, और इसमें ग्रोथ नजर आ रही है किसी तरह। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि लॉजिस्टिक मॉडल के थ्रू उसको शायद हमें फिट करने की इसको जरूरत है। और लॉजिस्टिक मॉडल का आपका फार्मूला याद है, तो उसमें क्या था? C इज इक्वल टू सॉरी ft is equals to c divided by 1 plus ab raised to power minus t। ठीक है, so let's talk about this। अब इसमें सबसे पहले आपको a और b अननोन है, c आपके पास गिवन है। आपको तो a को कैलकुलेट करने के लिए आप स्ट्रेट अवे जो चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि t0 पे आपको पहले से बताया हुआ है कि कितने लोगों को पता था, वो 4 लोगों को पता था। ठीक है ना, ये पता है। तो इसका मतलब है मैं, और 4 का मतलब है कि ft की वैल्यू 4 थी जब t 0 था। तो इसको मैं f0 लिख देता हूँ, f0 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू c आपका 1200 है, कैरिंग कैपेसिटी विच इज नॉट गोना चेंज, 1 प्लस a और b रेज टू पावर माइनस t, t is 0, so b रेज टू पावर माइनस 0 इज 0 नहीं, b रेज टू पावर 0 इज 1। सो इसका क्या मतलब है कि a इसमें से मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, a विल टर्न आउट टू बी 299। ऐसे ही होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, ये आपके पास ये इधर चला जाए इधर आ जाए, तो आपके पास ये आ जाएगा 300, 300 में से 1 माइनस करें तो 299। तो a इज 299। तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने a को कैलकुलेट कर लिया, एक अननोन को। दूसरा b रह गया, b को अगर मैं कैलकुलेट कर ले तो आई एम डन विद द इक्वेशन। तो इस केस में b को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? f(3) से सर। सिंपल, ठीक है। आप इसमें इसमें किस जगह पे लिखूं यार? जगह मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ओके, अब इस केस में मैं जो ये अगला जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, f(3) which is equals to 300 is equals to 1200 जो कि c या चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब a की जगह मैं 299 प्लग इन कर रहा हूँ, ठीक है, इनटू b रेज टू पावर माइनस t। t क्या जी? कम ऑन जल्दी बोलो। 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास b आ जाएगा। b की वैल्यू, लेट मी राइट इट फॉर यू, वो बनती है जी 4.63। ये बनेगी 4.63। तो ऑल टुगेदर अगर मैं इस र्यूमर को अगर मैं प्रोफाइल करने की कोशिश करूं तो इसका क्या मतलब है? वो बनेगा, इसका जो मॉडल बनेगा इसका, वो बनेगा f ऑफ t is equals to 1200 divided by 1 plus 299 into 4.63 raised to power minus t। So this is the logistic model for this particular problem, जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, and that will give you the profile of this problem। अच्छा, इसमें याद रखो एक और काम जो आप अपने तौर पे आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वो ये है कि आप सबको आजकल पता है कि कोरोना के केस में आपके ख्याल में आपका लॉजिस्टिक मॉडल फिट होगा या कोई और मॉडल फिट होगा, एक्सपोनेंशियल या लीनियर? सर हमें कैपेसिटी नहीं पता ना उसकी। सुन लो, मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको जो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपके ख्याल में ये जो कोरोना की प्रॉब्लम है इसको अगर हम सामने रखें तो आपके ख्याल में लीनियर मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल या लॉजिस्टिक मॉडल, इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि आपके ख्याल में जिसके फिट होने के चांसेस ज्यादा हैं? करो यार, कमेंट करो। लॉजिस्टिक मॉडल है, एक्सपोनेंशियल, सॉरी लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्योंकि वो मुझे याद है न्यूज़ पे भी कह रहे थे फ्लैटनिंग द कर्व एंड सारा कुछ।
तो मुझे बताओ क्यों फ्लैटनिंग द कर्व, इसमें क्या फ्लैटनिंग द कर्व क्या है? क्योंकि सर एरिया, इस केस में एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल, तो जितना जब कर्व को फ्लैटन करोगे उतना कम लोग, मतलब उतना कम लोग इफेक्ट होंगे। तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक जनरल की जो प्रॉब्लम या स्प्रेड ऑफ कोरोना की हम जब बात करते हैं, तो आपके ख्याल में जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है, इसको फिट करने के लिए आपके ख्याल में बेस्ट मॉडल जो होगा वो कौन सा होगा? लॉजिस्टिक। और इस बात से एग्री करते हैं। क्यों? आप एक्सपर्ट लीनियर हो सकता है, लीनियर उस केस में हो रहा है जो कि इस केस में इसलिए नहीं कहते अप्लाई करता, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रेड कैसे होता है। आपको पता है कि एक बंदे से 6 बंदों को लग सकता है, 6 से अगले उनके हर एक से 6 को लग सकता है। तो इसका ये मतलब है कि देयर इज अ गुड चांस कि वो स्प्रेड उसका जो होगा वो आपका बड़ा फास्ट होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। बट हमें ये भी पता है कि उसका स्प्रेड जो होगा इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मॉडल ये कहता है कि आप उसकी अपर लिमिट विल बी इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट आपको नहीं हो सकता, क्योंकि कितने लोगों को लग सकता है? जितनी की आपकी पॉपुलेशन हो। अगर पॉपुलेशन से आप ऊपर नहीं जाते तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। और आपको ये भी पता है कि आपका एक बंदे को जब कोरोना हो जाता है तो फिर आस्ते आस्ते जो ज्यादा लोगों को होना शुरू होता है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप दोबारा उसी बंदे को हिट कर जाओ, वो उस बंदे से जाके मिलो जिसको पहले से कोरोना है। तो जिसको पहले से कोरोना है आप उसको कोरोना दोबारा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांसमिट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट एक ऐसा आएगा जब ज्यादातर लोगों को कोरोना हो जाएगा, तो अब आपके पास नए लोगों को फाइंड करना जिनको कोरोना आप कर सकते हो वो कम होता जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप सी को हिट कर जाओगे, अब आपको सारे बंदों को आपने कोरोना कर दिया, अब किसी को कोरोना नहीं हो सकता फर्दर। ठीक है सर, तो री इन्फेक्शन भी तो हो रही है। एग्जैक्टली। अब मैं जो इस केस में जो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बना सकता है वो ये बन सकता है कि लेट्स से अगर ये स्प्रेड जो है आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्प्रेड हो जाता है 1 माह या 2 माह या 3 माह पे चला जाता है तो ये सारी पॉपुलेशन को, तो इस केस में हो सकता है जो पहले जिनको हुआ था वो आपके या तो मतलब डेड हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि वो रिकवर कर जाए। जब रिकवर कर जाए और आपको ये पता है कि वो दोबारा से इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो अब आपकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो वो इनफाइनाइट भी जा सकती है। वजह क्या है? क्योंकि अब आपके पास जो पहले बंदे वो फिर से अवेलेबल हो गए फॉर इन्फेक्शन, राइट? देन सर फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आएगा क्योंकि इनफाइनाइट हो गया। उसमें देखो उसमें भी एक चीज है, उसमें आपका ये होगा कि उसमें आपके नंबर जो होंगे ना, आपके नंबर जो होंगे वो कभी ड्रॉप करेंगे फिर से आपका हिट करेंगे सी को। आप सी से ऊपर तो नहीं कभी भी जा सकते ना पॉपुलेशन। हाँ, अगर आप क्यूमुलेटिव करने लगे तो आज से मैंने कितने कोरोना के केसेस हुए थे, फिर वो आपको ऊपर जा सकता है। अल्टीमेटली क्या होगा, एक नीचे से चलना शुरू होगा, वो सी के तक पहुंचेगा, सी से फिर वो काट जाएगा, फिर सी जो हो जाएगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह की कुछ चीजें चल रही होंगी, पर अल्टीमेटली उसका प्रोफाइल एससी बन रहा होगा। ओके सर, सही समझ आ गई सबको जी? अब आप इसको प्रैक्टिकली करना है ना, तो एक काम ही कर सकते हो कि हमारा जी जो आपने अक्सर ये देखोगे टीवी के ऊपर जो आपका रोज के प्रोफाइलिंग हो रही होती है कि आज इतने केस हो गए, आज इतने केस हो गए, आज इतने केस हो गए। तो इस्लामाबाद के अगर आप जो जब से कोरोना स्टार्ट हो सकते हैं पुराने केसेस उठा लो ना, तो आपको डेली वो रिपोर्टिंग बता रहे होंगे। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए कि जून से लेके उस वक्त के एक लॉजिस्टिक मॉडल बनाओ जो उसको फिट कर रहा हो, और आज का लॉजिस्टिक मॉडल बनाओ जो उसको फिट कर रहा हो, और उन दोनों के दरमियान देखो ए और बी में क्या इम्पैक्ट है या क्या फर्क आया भी है या नहीं आया। ठीक है? और उसके साथ आपको ये पता है कि इस्लामाबाद या किसी भी एरिया का ये टोटल पॉपुलेशन आपको रफली जो है मेरे ख्याल में मिल जाएगी ऑनलाइन भी, और आप ये चेक कर सकते हो कि उस कैरिंग कैपेसिटी को इन्फेक्ट करने के लिए जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं कितना टाइम चाहिए होगा। ठीक है? आधे डेटा साइंटिस्ट जो ये आपको रोज आगे कहानियां सुनाते हैं वो आपको बन जाओगे इसके बाद। ठीक है जी? जी सर। ओके सर, सबको समझ आ गई मेरी बात? यस सर। जी सर। या लॉजिस्टिक मॉडल भी आप सबको समझ आ गया वो कैसे काम करता है, वो क्या होता है। ठीक हो गया? और आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल हमारी क्लास 1 बजे तक थी ना? यस सर। यस सर। अभी टाइम है कि खत्म हो गया? सर 5 मिनट ऊपर हो गया। अच्छा, ऊपर हो गया। अच्छा चलो, अभी क्लास तो नहीं है आपकी? नो सर, इसके बाद नहीं है कोई।
चलो ठीक है, मैं नहीं अभी पढ़ाता यार, ना डर चलो आज के लिए चलो इतना ही, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। सर मैंने एक और भी देखे हैं इस तरह के ना ग्राफ, जिसमें कैरों कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे आ रही होती है, उस टाइप के ग्राफ्स को क्या कहते हैं? कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही होती है। जी सर, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है मतलब। नहीं, वो तो आपका हर मॉडल के अंदर देखो, आपका जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, आपके डेटा पॉइंट जो होते हैं वो ऊपर नीचे तो होते रहते हैं। उसके अंदर पॉलिनोमियल मॉडल्स भी आ जाते हैं जिसमें आपके पास, और एंड सो वो आप मशीन लर्निंग में ज्यादा पढ़ोगे, वो भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो चीजें इस वक्त नहीं मैं बता रहा। पर याद रखो कि आपको उस तरह के भी मॉडल्स होते हैं जिसमें ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो उनको प्लॉट करने के लिए आमतौर पर पॉलिनोमियल मॉडल यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपका जो वेल बिहेव्ड आपके पास जो मॉडल्स हैं, उनकी अभी डिस्कशन की थी, इनकी वेरिएंस तो बहुत ज्यादा है फिर। ओके सर, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? सर अगर टाइम है तो रेजिडुअल प्लॉट का ओवरव्यू दे दें। क्या दे दे? सर रेजिडुअल प्लॉट का एक दफा ओवरव्यू दे दें अगर टाइम है तो। मेरे पास है, आपके पास नहीं है। सर मेरे पास तो है। तो पर बाकियों के यार, वो असल में जो पुराना टॉपिक है ना, वो इस वक्त के टॉपिक की फिलहाल बात करो अपना, वो वाला टॉपिक अलग, फिर हम आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। तो सारी क्लास की तो ये क्वेश्चन नहीं है कि है। आप सर बता देंगे तो रिपीट हो जाएगा थोड़ा सा। मैं सारी क्लास कह रहा हूँ, 2 बंदों की नहीं बात कर रहा जी। बाकी क्लास अगर आप लोगों का है तो मैं सिर्फ जल्दी से उसमें से गो थ्रू हो जाता हूँ कि वो क्या है। करवा दें, ओके चले। रेजिडुअल प्लॉट क्या जो होता है उसके अंदर, उसका मेन एम क्या होता है? एम ये होता है कि आपके पास जब ये रिग्रेशन आप करते हो, लेट इट बी अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो इसके ऊपर हर डेटा पॉइंट जो होता है, अब इस डेटा पॉइंट के इसके अंदर आपके पास ये परफेक्ट लीनियर मॉडल नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर डेटा पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एरर है। क्योंकि अगर एरर उसमें 0 होता जब हर डेटा पॉइंट इस लीनियर लाइन या लीनियर मॉडल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था या उसके ऊपर होता। अब इसका मतलब है कि आपके पास हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई एरर है। वो एरर कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल लाइन फ्रॉम डेटा पॉइंट टू दैट लाइन जो आपने मॉडल बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर जो वो लाइन होगी उसकी जो लेंथ होगी वो आपका मॉडल को एरर को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्लियरली ये आपके पास जो होते हैं इनको हम कहते हैं रेजिजुअल्स। रेजिजुअल्स ये है कि जो आपका जो पॉइंट के अंदर से कितना फर्क है। अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि इस केस में ये आपके पास, इस केस में जो एरर है ये पॉजिटिव है और इस केस में एरर नेगेटिव है। क्यों? आपका डेटा पॉइंट जो है ऊपर है, बल्कि इसको उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आपका जो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एक्चुअल पॉइंट माइनस ये हो रहा है, एक्चुअल पॉइंट ये माइनस दिस पॉइंट विल गिव यू द एरर व्हिच इज डेफिनेटली इस केस में नेगेटिव होगा, जबकि इस केस में आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो हायर है और जो आपको जो फिट हो रहा है वो लोअर है। तो इस केस में आपके पास ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव एरर है, इसमें नेगेटिव एरर है, और ये नेगेटिव एरर्स जो होती हैं इन्हीं को हम रेजिजुअल्स कहते हैं। और हर पॉइंट के अगेंस्ट आपके पास ये रेजिजुअल्स कैलकुलेट हो सकते हैं। सही है? जो कि अब ये भी, ये इस डेटा पॉइंट के अगेंस्ट है, ये शायद इस डेटा पॉइंट के अगेंस्ट है, ये इस डेटा पॉइंट के अगेंस्ट है, ये इस डेटा पॉइंट के अगेंस्ट है, ये इसके एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसके बाद मेरे पास क्या होगा, हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये रेजिजुअल्स वैल्यूज आ जाएंगी। अब मेरे पास जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं इन्हीं वैल्यूज को, ये मैं असल में जो कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऊपर मैंने जो ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, मैं उसी को रिपीट करूं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास रेजिजुअल जो होंगी, अगर मेरे पास 0 एरर आए तो वो आपके पास क्या है, वो आइडियल सिचुएशन है। उसके अंदर आपके पास हर रेजिजुअल वैल्यू जो होगी वो 0 के ऊपर होगी, और 0 के ऊपर जब होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास परफेक्ट मॉडल आ गया है। बट इस केस में आपके पास क्या होगा, जो ये पॉइंट है अब आपका रेजिजुअल से नीचे है, ये यहां पे कहीं पे बनता है, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पॉइंट आपका इससे ऊपर है, ये शायद आपका इधर बन जाएगा। ये वाला पॉइंट फिर से नीचे है, ये इधर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इससे ऊपर है, ये इधर आ जाएगा।
ये वाला पॉइंट भी इससे इधर ही बनता है, हाँ ये नीचे है, और ये वाला इसके साथ जो पॉइंट है वो ऊपर है। समझ आ रही है? अब ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स अबव जीरो है, ये बिलो जीरो है, ठीक हो गया। ये वाले पॉइंट्स का स्प्रेड अगर आप देखते हो तो वो स्प्रेड यहां से लेकर यहां तक है, ये स्प्रेड है ओवरऑल ऑन एक्स प्लस पॉइंट्स, ये आपका नेगेटिव पॉइंट्स में है, और ये रफली आपको सेम नजर आ रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर वेरिएशन भी आ सकती है। सिमिलरली आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर स्प्रेड है वो आपका यहां से लेके यहां तक आपको नजर आ रहा है एक्स वैल्यूज के अंदर, जो कि आपको मतलब ये इवनली आपको हर पॉइंट नजर आ रहा है। बट अगर आपके पास एक पॉइंट जो है नजर आ रहा है यहाँ पे चलने के बाद, सिर्फ एक पॉइंट है जो कि इधर जाके कहीं पे आ रहा है, और उसके अंदर एरर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इस केस में ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास आउटलायर है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके एरर जो है, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। यहाँ पे अगर पॉइंट है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरर वो यहाँ पे कहीं पे जाके आ जाता है, सो इन दैट केस ये आपके पास जो है ये वाई एक्सिस पे आउटलायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई थी? इसको वाई एक्सिस पे आउटलायर, ये एक्स आउटलायर, ठीक हो गया? यस या नो? तो ऐसा हो सकता है यस आउटलायर जो y और x दोनों को बिलोंग करे, अगर राइट डायगोनल पे अगर हम एक आउटलायर ड्रॉ करें तो। यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो इस केस में ये दोनों के हिसाब से आउटलायर है। यस, ठीक है सर। अच्छा, अब इस केस में एक जो चीज आखिरी मैं बता देता हूं, और वो ये है कि आपके पास मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि अगर डेटा पॉइंट्स ज्यादातर इधर हो, यानी कि वाई एक्सिस के पास हो, और एक पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर एक आउटलायर है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी वैल्यू जो है वाई एक्सिस की तरफ पुश हो गई है। सही है? और सिमिलरली आपका दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर आपके ज्यादातर डेटा पॉइंट जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक वैल्यू को यहाँ पे है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पास इस एक आउटलायर की वजह से ये सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे पुश हो गई हैं, और ये आपका वाई आउटलायर है। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, दैट इज वन फॉर द रेजिडुअल्स। और अल्टीमेट एम बस ये बता दो तो हमारा क्या होता है, इनको एरर कहते हैं, और इन्हीं को यूज करते हुए लीस्ट स्क्वायर एरर ये होता है। वो क्या होता है, हर एरर को स्क्वायर करते जाते हैं, एरर को स्क्वायर करते जाते हैं और उनको ऐड करते जाते हैं, वही मैंने पहले जो लिखा था, और एट द एंड ऑफ द डे उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मॉडल जनरेट करो जिसमें LSC जो है वो मिनिमम हो जाए, और जिसमें मिनिमम हो जाती है और उससे कम आप नहीं जा सकते, दैट इज द बेस्ट फिट देन। सही है? ओके सर। ओके जी, ठीक है सर। सबको समझ आ गया जी? यस सर। चलें जी, ओके जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाद में अब आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी या मैंने कोई और क्लास अरेंज करनी है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही जी। क्वेश्चन है किसी का? सर लेक्चर अपलोड किया आपने? कौन से वाले? सर प्रीवियस। आप ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? सर बता रहा हूँ, लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। यार असल में मसला पता है कि जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, उसका जो ऑनरशिप होती है आप में से किसी के पास चली जाती है। और ये आज के लिए फ्यूचर के लिए भी आप याद रखो कि जिन लोगों के पास जाती है ना ऑनरशिप, वो प्लीज एक काम ये करें कि क्योंकि जब तक वो एनयू की ऑनरशिप एनयू पे एक्सेस नहीं देते तो उस तक नहीं हो सकता, और मैं वो एक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि ऑनर उनमें से कोई एक बना हुआ होता है। तो आप में से जो भी ऑनर बने वीडियो का या रिकॉर्डिंग का, वो प्लीज ऑटोमेटिकली सबके साथ शेयर कर दे ताकि सबके पास एक्सेस आ जाए। मैं अगर आपके पास लिंक शेयर भी कर दूंगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर भी कर दूंगा, तब भी उसको एक्सेस नहीं कर सकोगे जब तक कि ऑनर उसके ऊपर एक्सेस नहीं देगा। सर जैसे PDF वाले नोट्स अगर आप दे दें। अच्छा, PDF वाले जो ये मैंने ड्रॉ किए उसकी बात कर रहे हो, तो वो तो साथ ही नहीं मिल जाते रिकॉर्डिंग के साथ? नहीं सर वो तो नहीं होते।
वो तो रिकॉर्डिंग में जस्ट रिकॉर्डिंग ही होती है। रिकॉर्डिंग में ये जो मैं लिख रहा होता हूँ सब आते नहीं है। अच्छा वो पीडीएफ वो जो आप रीडिंग मटेरियल की बात कर रहे हो। जी सर। हाँ हाँ रीडिंग मटेरियल इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। मेरे को पता है मैंने काफी हद तक अपलोड कर दिए हुए हैं बल्कि। सर 5 ही हैं पहले वाले। अच्छा चलो ठीक है वो मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा तो सा। सर ये नोटबुक जो आपने क्रिएट की है ये भी कर देना अपलोड पीडीएफ में। चलो ये वैसे रिकॉर्डिंग में आ नहीं जाती। सर वो आ जाती है, लेकिन वो पीडीएफ अगर एक नोटबुक हो तो वो इजी टू मतलब। चलो क्योंकि असल में मसला आता है कि कई चीजें मैंने लिख के डिलीट की होती हैं अरेंज की होती है वीडियो में तो आ जाती हैं। इसमें आप स्किप ना कर जो ये याद रखना अगर कंफ्यूजन ना हो जाए तो ये खुद जेहन में रखना पहले फिर। चलो ठीक है यार चलो आज के लिए इतना ही जी। ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।